अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज़ 1 के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद मौज़म अली हाज़िर हूँ आपकी पेश खिदमत में। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। जनाब, लेक्चर नंबर 1 हमने एंड किया था मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं कंडीशन के आर्टिकल से। तो कंडीशंस आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि आपने जो इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की हुई है उसमें फ़र्दर एडजस्टमेंट्स जो आप करते हैं उनको आप क्या कहते हैं, कंडीशंस। मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन इसकी रीड करके दिखाता हूँ। कंडीशन रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन ऑलरेडी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। देखिए वही बात कर रहा है कि जो आपने ट्रांजैक्शंस, जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है अपनी बुक्स टू द अकाउंट में, उसमें जो आप फर्दर चेंजेस करते हैं उनको कंडीशंस कहा जाता है। ख़वातीन व हज़रात, एग्जाम्पल में वो यहाँ पे आपको फिक्स्ड एसेट और प्रोविज़न की एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। बहुत थोड़ा सा इसका मैं आपको टच दे देता हूँ बिकॉज हमने फर्दर लेक्चर्स में इनको डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो फिक्स्ड एसेट्स वो वाले एसेट होते हैं जिनको आप बिज़नेस रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में जो मशीन्स यूज़ होती हैं, मशीनरी जो उनके प्लांट में हाईटेक मशीन्स होती हैं, उनकी डिलीवरी वैन्स होती हैं, तो ये क्या चीज़ें, ये फिक्स्ड एसेट हैं, ठीक है, जो बिज़नेस को रन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अब वो यहाँ पे एग्जांपल फिक्स्ड एसेट की क्यों दे रहा है, मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट रीड करके दिखाता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स टू बी डेप्रिशिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक नया वर्ड सुना है, डेप्रिशिएबल, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक ऐसा वर्ड है जो अकाउंटिंग में ख़ास यूज़ किया जाता है कटौती के लिए, ठीक है। जैसे आप वो किसी चीज़ में से जो पैसे एक अलग हिस्सा करके निकालते हैं उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अब वो कह रहा है जो फिक्स्ड एसेट आप लेके आए हैं अपनी कंपनी के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, किसी ख़ास प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसको डेप्रिसिएशन की प्रोसेस से गुजारा जाता है। यानी कि आप मैं आपको एक सीधी सी मिसाल देता हूँ। मैंने एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की है, वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और मैं धागा बनाने वाली एक मशीन लेकर आता हूँ। वो बहुत महंगी मशीन होती हैं, ये मशीनें जो प्लांट में यूज़ होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इजीली परचेजेबल वो नहीं होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं मशीन लेके आया हूँ वो है 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, ठीक है, यहाँ तक इस रेंज में, या इससे ज़्यादा की भी होती हैं, बहुत महंगी भी होती हैं। सो मैं एस्टिमेट ले लेता हूँ 50 लाख की, ठीक है। तो अब मैं 50 लाख जो पे करता हूँ उस मशीन के बदले में, उस 50 लाख को हमने अपने बिज़नेस के प्रॉफिट में से डिडक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि उनका ख़र्चा किसने देना है, मशीन्स का ख़र्चा बिज़नेस ने देना है। हमारी तो इतनी पॉकेट ही नहीं है कि हम वो पे कर सकें, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका बिज़नेस प्रॉफिट अर्न करता रहेगा वैसे वैसे आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो निकलती रहेगी। इसका एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस भी है, हम अपने फर्दर अकाउंटिंग प्रोसीजर में से जब गुजरेंगे तो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट दिखाऊंगा। तो ये तो थी फिक्स्ड एसेट की बात। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रोविजंस की तरफ। दोस्तों, प्रोविज़न आपने शायद ही कहीं सुना हो क्योंकि ये कम ही होते हैं बट होते ज़रूर हैं। प्रोविज़न आप कह लीजिए बनाया जाता है उन उधार खातों के लिए जिनके हवाले से आपको उम्मीद होती है और नहीं भी होती रिसीव होने की। जैसा कि मेरे से कोई उधार कोई सामान ले जाता है, मुझे कहता है मैं आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, 1 ईयर, 2 डेज़, 5 डेज़, इन दिनों बाद मैं आपको पैसे इसके वापस कर दूंगा, आपको पेमेंट कर दूंगा। बट वो जो टाइम उसने मुझे दिया था उस कस्टमर ने कि जनाब मैं आपको आफ्टर 1 मंथ, सपोज कर लेते हैं कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से उसका ये जो 1 मंथ था वो गुजर गया, लेकिन अभी तक उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो अब मैं वहाँ पे क्या बनाऊँगा, एक प्रोविज़न बनाऊँगा। प्रोविज़न भी एक अकाउंट होता है जो ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है जो वक्त पर अपनी पेमेंट नहीं करते, ठीक है। अब वो प्रोविज़न जो होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये जो पैसे जितने का सामान मैंने बेचा था ये एक्सपेक्टेड है कि मिल जाए
और ये पॉसिबल है कि ना भी मिले, यानी कि वो दे भी सकता है, दे नहीं भी सकता, लेकिन उसकी अमाउंट जो है, जो हमने चीज़ दी है, वो तो एक मलकियत थी ना उस चीज़ की। तो अब वो चीज़ जितने की भी थी, सपोज़ करें मैंने एक कस्टमर को 10,000 का सामान दे दिया उधार की बेस पे, और जनाब उन्होंने मुझे कहा मैं आपको 10 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वहाँ पे अकाउंटिंग अपनी रिकॉर्ड कर ली अकाउंटिंग की बुक में वो ट्रांजैक्शन, और 10 दिन गुजरने के बाद जनाब मुझे पता चलता है वो अभी तक नहीं दे कर गया पैसे। तो मैं वहाँ पे एक प्रोविज़न बनाऊँगा, क्योंकि अब ये मुमकिन है कि वो पैसे दे भी जाए और ना भी दे, ठीक है। तो उन प्रोविज़न के लिए, तो प्रोविज़न ये चीज़ होती है बेसिकली। मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूँ। प्रोविज़न टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट एक्सपेक्टेड डाउटफुल रिकवरी फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। वही बात आ गई ना कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक डाउटफुल रिकवरी है कि जनाब आपको ये रिकवरी हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती, तो उनके लिए प्रोविज़न बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका कंडीशन, यहाँ पे आपका जो था वो क्लोज हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रैक्टिस की तरफ। अब तक हमने जो जो पढ़ा, इवेंट, मॉनेटरी इवेंट, मनी मेजरमेंट और ये कंडीशन, इसके हवाले से उन्होंने नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस दी है। मैं उनमें से 3 आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले स्टॉक इन गोडाउन लॉस्ट बाय फायर, ठीक है। एक गोदाम है जिसमें स्टॉक पड़ा हुआ है, आग लग गई किसी ना किसी वजह से और वो स्टॉक सारा का सारा वेस्ट हो गया। अब वो ये जो इंसिडेंट इन्होंने हमें बताया है, अब आप मुझे बताएं तो ये क्या ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? सोचिए तो ज़रा। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले बताए हैं इवेंट के, मॉनेटरी इवेंट के, कंडीशन के, मनी मैनेजमेंट के, इनको माइंड में लेकर आएँ और फिर सोचें तो। जी बिल्कुल, ये इवेंट को इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था इवेंट किसी भी काम के होने को कहा जाता है, ठीक है। अब इवेंट कौन सा? हमने तो 2 तरह के इवेंट पढ़े हैं, एक सिंपल भी पढ़ा है, एक मॉनेटरी इवेंट भी पढ़ा है। तो ये कौन सा इवेंट है? जी बिल्कुल, ये सिंपल इवेंट है। ये मॉनेटरी इवेंट क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें पैसों का जिक्र नहीं हुआ। जो भी ऐसी कोई भी इवेंट, कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या जिसमें पैसों की बात आए, वो मॉनेटरी इवेंट कहलाता है। अदरवाइज़ वो मॉनेटरी इवेंट नहीं है, वो सिंपल इवेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टॉक की बात की गई है, तो यहाँ पे जो बेसिकली हमें एक सिनेरियो दिखाया जा रहा है, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन गोडाउन लॉस्ट बाय फायर, यानी कि जो गोदाम में स्टॉक था वो जल गया। यहाँ पर उन्होंने पैसों की बात नहीं की। अगर वो यहाँ पे कह देते स्टॉक इन गोडाउन लॉस्ट बाय फायर एंड कंपनी बेयर लॉस ऑफ $20 मिलियन, तो अब यहाँ पे हम कहते हैं ये मॉनेटरी इवेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे $20 मिलियन का लॉस उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है ना। तो ये मॉनेटरी इवेंट हो जाएगा उस सूरत में, लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है तो ये सिंपल इवेंट है। नेक्स्ट मूव करता हूँ, गिविंग अवे गिफ्ट्स टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ एंटिटी। एंटिटी का वर्ड दोबारा आ गया। तो याद कीजिए मैंने क्या कहा था, एंटिटी का मतलब क्या होता है? जी हाँ बिल्कुल, किसी भी बिजनेस सेक्टर को, जो भी बिजनेस सेक्टर है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है, वो एंटिटी ही कहलाता है, ठीक है। और ये लफ्ज़ बार बार यूज़ होगा हमारी अकाउंटिंग की बुक में, सो इसको अपने माइंड में रखिएगा। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है, गिविंग अवे गिफ्ट्स टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ एंटिटी। एक बिजनेस सेक्टर है जिसके एम्प्लॉयज़ में तोहफ़े तकसीम किए जा रहे हैं। सोचे तो, आ गई ना सोशल ट्रांजैक्शन की बात। ट्रांजैक्शन तो हुई, गिफ्ट देने वाले ने गिफ्ट दिया, वो मैनेजर है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, वो कोई भी है, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट दिया और एम्प्लॉयज़ ने वो गिफ्ट रिसीव किया। ट्रांजैक्शन हुई, बट ट्रांजैक्शन की भी हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। कौन सी? एक होती है सोशल ट्रांजैक्शन, एक होती है मनी ट्रांजैक्शन। सोशल ट्रांजैक्शन वो होती है जो आप अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी फैमिली मेम्बर को गिफ्ट देते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं, वो सोशल ट्रांजैक्शन है। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते। जबकि वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं वो क्या आती है? मनी ट्रांजैक्शन।
तो यहाँ पे क्योंकि पैसे इन्वॉल्व नहीं हो रहे, यहाँ पे गिफ्ट्स को डिवाइड किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सो ये क्या है, सोशल ट्रांजैक्शन। मैं अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ मूव करता हूँ। रिकॉग्नाइजिंग डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। अब यहाँ पे आपके डेप्रिसिएशन का दोबारा से जिक्र आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मशीनरी, प्लांट मशीनरी जो इंडस्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज़ यूज़ करती हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, उनकी डेप्रिसिएशन प्रॉपर तौर पे की जाती है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं जो आप डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, रिकॉग्नाइजिंग डेप्रिसिएशन यानी कि आप डेप्रिसिएशन कर रहे हैं ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे किस चीज़ को ये स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है? बिल्कुल वो जो हमने कंडीशन के बिल्कुल लास्ट पे हमने वो पढ़ा था, आई एम सॉरी, फिक्स्ड एसेट वाला जो पॉइंट पढ़ा था, उसमें डेप्रिसिएशन का जिक्र आया था कि जनाब अब आप जब लेकर आएंगे फिक्स्ड एसेट, वो हमने बुक्स टू दी अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, वी हैव बॉट फ्लाम मशीनरी फ्लाम मैन्युफैक्चर इन रुपीज़, इन इतने रुपीज़ या इतने $1 मिलियन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये तो थी एक ट्रांजैक्शन, ये तो था आपने रिकॉर्ड किया कि जनाब हमने एक फिक्स एसेट ख़रीदा है। लेकिन अब ये जो हमने रिकॉर्ड कर ली है, अब इसमें एडजस्टमेंट क्या करनी है, डेप्रिसिएशन की। 30 लाख की मशीनरी लेके आए हैं, ये यहाँ पर मैंने लिख लिया 30 लाख की मशीनरी लेके आए हैं। अब अगला स्टेप मैंने क्या लेना है, अब मैंने डेप्रिसिएशन को भी वहाँ पे चार्ज करना है। अब मैंने वहाँ पे वो जो ऑलरेडी मैंने 30 लाख वाली मशीनरी की स्टेटमेंट यहाँ पे नोट की थी, उसमें एडजस्टमेंट करूँगा। अपने हर सेगमेंटेड जो सीरियल्स में जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो मेरा बिज़नेस है प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसमें से कुछ पोर्शन जो है डेप्रिसिएशन मैं करूँगा अपनी फिक्स एसेट के लिए। वो कैसे करनी है, कितनी % करनी है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो आगे डेप्रिसिएशन के आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे वो कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज वी हैव टू मेड सम एडजस्टमेंट्स इन ऑलरेडी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये तो थी आपकी कुछ एग्जाम्पलें जो आपको ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिमाइंड करवाने के लिए थी। फर्दर मूव करते हैं हम मनी मेजरमेंट की। यहाँ पर उन्होंने एक कुछ एग्जाम्पलें दी हैं, जिनमें से मैं 2 और डिस्कस करूँगा। तो मनी मेजरमेंट मैं आपको एक थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। मनी मेजरमेंट है किसी रिपोर्टिंग करेंसी में आप अपने जो पैसों को एक वैल्यू असाइन करते हैं, वो मनी मेजरमेंट कहलाता है। जैसे कि आप लंबाई को सेंटीमीटर में वैल्यू असाइन करते हैं, मीटर में डिज़ाइन करते हैं, इसलिए आप पैसों को भी रुपीज़ में 10,000, 100, 10,000, 50,000 इस तरह से वैल्यू असाइन करते हैं। तो वो क्या मनी मेजरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पहली एग्जांपल है, बॉट 30 नंबर ऑफ कंप्यूटर। इतनी सी इन्होंने स्टेटमेंट दी है, बॉट 30 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, कि जनाब 30 कंप्यूटर ख़रीदे गए हैं। तो ये क्या हुआ, मनी मेजरमेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो असाइन की गई है पर कंप्यूटर की तादाद बताई गई है, पैसों का जिक्र नहीं हुआ, कोई वैल्यू पैसों को असाइन नहीं की गई। सो ये क्या हुआ, मनी मेजरमेंट को इंडिकेट नहीं कर रहा स्टेटमेंट जो है। सेकंड स्टेटमेंट है, बॉट 10 फैंस एट द रेट ऑफ रुपीज़ 105,000 ऑफ ईच। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो 1,500 है और मैं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मुझे। तो वो कह रहा है बॉट 10 फैंस ऑफ रुपीज़ 1,500 ईच, ठीक है, कैश पेड इमीडिएटली। सेकेंडली वो ये भी कह रहा है कि जनाब आपने वो 10 पंखे लिए, हर पंखे के बदले आपने 1,500 रुपये अदा किए और उसी वक्त अदा कर दिए। तो ये क्या हुआ, मॉनेटरी इवेंट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पैसों को वैल्यू दी गई है। क्या वैल्यू दी गई है, 1,500, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अब दोस्तों मूव करते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जो जिसका नाम है फाइनेंशियल पोजीशन। जी हाँ, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि जनाब आप किसी भी चीज़ की फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको डिटरमिन करना चाहते हैं या आपको मालूम होती है। जैसा कि आप रूटीन में देखते हैं जो बिज़नेस सेक्टर्स होते हैं या जो बिज़नेस ऑनर होते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन आपसे शेयर करते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके फादर हैं, जनाब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त ये चल रही है, इतना कैश है हमारे पास, इतने हमने वो एक्सपेंस हमने पे किए हैं वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। अब जो बुक में स्टेटमेंट दे रहा है, इट मीन्स एन एंटिटीज स्टेटस ऑफ सोर्सेज एंड रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि जो एंटिटी है, जो बिजनेस है, उसके जो मीन्स हैं, उसका स्टेटस सोर्सेज और रिसोर्सेज का, वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल पोजीशन, कि जनाब इसके पास जो सोर्सेज हैं और रिसोर्सेज हैं वो कितने कितने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सोर्स रिसोर्स, दोनों का मतलब लगभग सेम है, बस 19-20 का फ़र्क है, लेकिन फ़र्क ज़रूर है। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले वो डिस्कस कर रहे हैं रिसोर्सेज का। व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर द एसेट्स दैट एन एंटिटी होल्ड्स इन इट्स कंट्रोल। यानी कि रिसोर्सेज वो वाले एसेट हैं जिनको एक बिज़नेस सेक्टर अपने कंट्रोल में रखता है, जो बिज़नेस के अपने कंट्रोल में होते हैं। ऐसे कौन से एसेट हो सकते हैं? आपकी मशीनरी है, आपकी जो गाड़ियाँ हैं जो डिलीवरी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं बिज़नेस पर्पस के लिए, आपके कंप्यूटर हैं, आपके फर्नीचर है, आपके बिज़नेस के स्टाफ का फर्नीचर है, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो वो क्या बिज़नेस के कंट्रोल में है, ठीक है, वो आपके क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। ऑन अदर साइड वी हैव सोर्सेज। व्हाट आर सोर्सेज? सोर्सेज आर द मीन्स ऑफ फाइनेंसिस। यानी कि ये फाइनेंस के मीन्स हैं, ज़राए हैं, तरीके हैं, थ्रू विच, जिनके ज़रिए से द एंटिटी मेक्स सच एसेट, जिनके ज़रिए से बिज़नेस ऐसे एसेट बनाता है। जैसा कि वो वाले इंडस्ट्रीज़ भी मौजूद होती हैं जो प्लांट मशीनरी तैयार करती हैं, जो रॉ फॉर्म में आयरन लेके आती हैं, सिलिकॉन्स लेके आती हैं, कॉपर लेकर आती हैं, मैनी मोर थिंग्स, मैटर, उसमें जो जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो वो क्या हैं, सोर्सेज हैं। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन में जहाँ पे हमने रिसोर्सेज को डिस्कस किया, वहाँ पर हम एसेट को कंसिडर करते हैं, जबकि सोर्सेज में हम लायबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी को कंसिडर करते हैं। जी हाँ, ये दो न्यू वर्ड हैं, इनका क्या मतलब है? ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टू वर्ड्स as a proper article in our further lectures, but I'm going to give a slight touch. Asset is asset आपके उसमें रिसोर्सेज में, सोर्सेज में आपकी लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी है। लाइबिलिटी दोस्तों कहते हैं ऑब्लिगेशन को, जिम्मेदारी को, और जहाँ पे लाइबिलिटी सिंगल लिखा हो, यानी कि अकेला लाइबिलिटी का वर्ड लिखा हो, साथ या उसके कोई और वर्ड ना हो, यानी कि मिस्टर एज लाइबिलिटीज़, मिस्टर बीज लाइबिलिटीज़, मिस्टर एक्स लाइबिलिटीज़, तो वो लाइबिलिटी अगर सिंगल यूज़ आए, इसका मतलब बिज़नेस की लाइबिलिटी, ठीक है। अगर वहाँ पे आए मिस्टर एक्स लाइबिलिटी, मिस्टर बीज लाइबिलिटी, मिस्टर सी लाइबिलिटी, या इसका मतलब है जनाब ये मिस्टर एक्स की लाइबिलिटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर तो सिंगल वर्ड आए तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तो उसके साथ ये मिस्टर या मिसेस का टाइटल लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो जो पर्सनैलिटी वहाँ पे इंडिकेट की जा रही है, जो मेंशन की जा रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी। ये क्या चीज़ है? ऑनर इक्विटी को कहते हैं किसी, जैसे कि बिजनेस ऑनर होते हैं, उनकी इक्विटी, उनकी मलकियत, क्या क्या उनकी मलकियत में है, उनका बिज़नेस, उनका जो है वहाँ पे आप कह लें कैपिटल, उनकी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जो चीज़ें फाइनेंस से इफ़ेक्ट होती हैं, वो क्या ऑनर्स इक्विटी है, ठीक है। तो अब इसके आगे इन्होंने एक इक्वेशन दी है, एसेट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये एक फार्मूला है जिसमें इंडिकेट ये किया जा रहा है कि जो एसेट की वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके, लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, ठीक है, इसके बराबर होगी। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ जो आपके बुक में भी मेंशन की गई है। यहाँ पर देखिए, आपके पास एक चार्ट दिया है, एक डायग्राम सी दी हुई है, टेबल सा दिया हुआ है, जिसकी लेफ़्ट साइड पे एसेट और राइट साइड पे लाइबिलिटीज़ है। दोस्तों एसेट्स आप हमेशा याद रखें, जब हम अकाउंटिंग की तरफ आएंगे तो एसेट्स को हम लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, लाइबिलिटीज़ को हम अपनी राइट साइड पे रखेंगे। ये एक यूनिवर्सल रूल है, हर कंपनी इसी रूल को फॉलो करती है, ठीक है। फिर वो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो यूएई में हो, जहाँ भी हो। तो बेसिकली एसेट, वो एक एसेट का कॉलम है, एक लाइबिलिटी का कॉलम है।
एसेट के कॉलम में उन्होंने लिस्ट किया हुआ है फर्नीचर को, कंप्यूटर को, और भी बेशुमार चीज़ें आ सकती हैं। आपके डेबिटर्स आ जाते हैं, इसमें आपके पास कैश इन हैंड आ जाता है, आपकी कार्स आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट आ जाती है, आपकी बिल्डिंग आ जाती है, आपकी लैंड आ जाती है। इसके बाद आपके पास प्लांट मशीनरी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे हम बस दो को डिस्कस कर रहे हैं, फर्नीचर और कंप्यूटर, ठीक है। आगे उन्होंने उसकी अमाउंट दी हुई है रुपीज़ में, ठीक है। फर्नीचर की अमाउंट हमें गिवन है 80,000 एंड कंप्यूटर की वाली साइड पे है 10,000 अमाउंट हमें गिवन है, ठीक है। अगले कॉलम में हम मूव करते हैं तो लाइबिलिटी मैंने आपको बताया था ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर है बैंक लोन। अब यहाँ पे बैंक लोन क्यों लिखा हुआ है? ये यहाँ पे इसलिए लिखा कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो यू हैव टू रिटर्न दैट लोन विद सम प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कि अगर आप बैंक से कर्ज़ा लेते हैं तो आपको वो आप पे वो ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कर्ज़ा लेते ही, कि जनाब मैंने बैंक से कर्ज़ा लिया है, मैंने 5 लाख लिया, मैंने 10 लाख लिया है, अब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जनाब, मैंने वो वापस भी करना है। और प्रपोर्शन होता है इंटरेस्ट का, हर बैंक के डिफरेंट होता है, कोई 5% होता है, कोई 2%, कोई 3%, कोई 10%, वो बात है। लेकिन अभी वहाँ पे वो कह रहा है बैंक लोन। तो जब मैंने बैंक लोन ले लिया तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू पे बैक दैट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो अब बैंक लोन की कॉलम में उन्होंने सामने दिया हुआ रुपीज़ में 35,000, एक एग्जांपल है ली हुई है, 35,000 लोन लिया गया बैंक से। उसके बाद आ जाता है अदर पेएबल। अदर पेएबल का क्या मतलब है? यानी कि और ऐसी मज़ीद कोई 2-4 ऐसी चीज़ें जगह जहाँ पे हमने अभी पेमेंट करनी है, ठीक है। कोई ऐसी पार्टीज़ जिनको पेमेंट करनी है, जैसा कि हमने सप्लाई हमें आई, ठीक है। अब मैं एक दुकानदार हूँ, सपोज़ करें मुझे सप्लाई आती है सामान की और मैं जनाब वो सप्लायर से कहता हूँ मैं आपको दे दूँगा पैसे बाद में ठीक है। इस तरह से आपके जो भी पेएबल्स आते हैं, क्योंकि अब वो जो मुझे सप्लाई दे गया, मैंने वो सप्लाई रख ली है अपनी दुकान में, एक्सेप्ट कर लिया है वो पार्सल। अब मैंने उसको ये कमिटमेंट भी कर दी कि जनाब मैं पैसे बाद में दे दूंगा, ज़ाहिर सी बात ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू पे हिम बैक, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी में आ जाता है। इसके बाद आर्टिकल दिया, आई एम सॉरी आर्टिकल नहीं, इक्विटी यहाँ पे लिखा हुआ है जो बेसिकली ऑनर्स की इक्विटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑनर्स की इक्विटी नीचे लिखा हुआ कैपिटल, ठीक है। जैसे मैंने आपको इक्विटी के एग्जांपल में कुछ चीज़ें बताई थी, जो ऑनर का कैपिटल होता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो बिज़नेस होता है, जो जिससे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने से उसको इफ़ेक्ट पड़ता है, वो ऑनर्स इक्विटी होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऑनर्स कैपिटल इक्विटी के अंदर कि जनाब इक्विटी वाले सेक्शन में हमारे पास जो ट्रांजैक्शन अवेलेबल है, जो हमारे पास रिकॉर्डेड है, वो है ऑनर्स कैपिटल। कैपिटल बेसिकली क्या होता है? कैपिटल होता है कि जनाब आप कितना पैसा बिज़नेस में लगा रहे हैं। अगर मेरे पास टोटल, आप सपोज़ करें मेरे पास 50 लाख है, मैं 50 लाख रुपए मालियत का मेरे पास जो पड़े हैं पैसे, 50 लाख रुपए में से मैं 20 लाख एक सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो 20 लाख मैं कहता हूँ अपने बिज़नेस में लगाऊंगा। तो अब वो 20 लाख जब मैंने ये नियत कर ली बिज़नेस में लगाने की, तो वो 20 लाख क्या होगा? वो कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये अब आप दोनों साइड पे टोटल करें, एसेट वाली साइड पे भी टोटल करें अमाउंट को, लाइबिलिटी वाली साइड पे भी टोटल करें अमाउंट को, तो वो आपकी जो टोटल अमाउंट आएगी दोनों साइड पे वो सेम आएगी, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि जनाब अब आप एसेट साइड को और लाइबिलिटी साइड को जब टोटल करते हैं तो अमाउंट क्या आती है? सेम आती है। जैसे कि यहाँ पे 90,000 ऑन एसेट साइड, सेम 90,000 एट लाइबिलिटी साइड, ठीक है ना। अब आपके माइंड में आ सकता है जनाब ये सेम कैसे आ सकती है, ये तो डिफरेंट भी हो सकती है, लाजमी तो नहीं। यहाँ पे उन्होंने जो जो फिगर्स दिए हैं बिल्कुल ऐसे ट्रांजैक्शन हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है, बिल्कुल ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये एक मैथमेटिकल आप कह लें कि ट्रिक है कि जनाब जितना आप वो आपके पास रिसोर्सेज होती हैं ऑटोमेटिकली उतनी आपके पास लाइबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। जितना आपके पास प्रॉफिट होता है उतनी आपके पास वो एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं जिसमें से आप डिडक्ट करते हैं। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे जो क्या उसके लवाज़मात हैं वो हम बाद में देखेंगे। बट ये आपकी दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो इसकी क्या वजह है जनाब, क्यों नहीं आ रही? तो इसकी वजह ये कि जो आपने ट्रांजैक्शन अपने पिछले अकाउंट्स में रिकॉर्ड की है वो वहाँ पे आपने कोई
ऊपर नीचे काम कर दिया, वहाँ पे आपने वहाँ पे उसको फिगर को चेंज कर दिया है। जैसा कि मेरे पास सप्लाई आती है अब मेरे दुकान के सामान की, मैं लिख लेता हूँ उसको, और मेरी वो कितनी अमाउंट में आती है 50,000 मैंने पे किया, यहाँ पे मैं गलती से 5 लाख लिख देता हूँ, ठीक है ना। पे मैंने बेशक 50,000 ही किया, बिल कितने का था 50,000 का, पे मैंने कितना किया 50,000 यानी 50,000, लिख मैंने दिया यहाँ पे 5 लाख, गलती से मैंने 5 लाख लिख दिया। तो बेसिकली अब वो 5 लाख मुझे तो नहीं पता मैंने गलती से 5 लाख लिख दिया। अब वो कब पता चलेगा, जब मैं अपनी पूरी अकाउंटिंग अपना वो जो निकालूंगा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जो टोटल करूँगा, उस वक्त जब मेरा दोनों साइड पे बराबरी नहीं आएगी, इक्वलिटी नहीं आएगी दोनों साइड पे, तब मुझे पता चलेगा जनाब पीछे से कोई गड़बड़ आ रही है, ठीक है। तो अब फिर आप रिव्यू करते हैं अपने अकाउंट्स का, जैसा कि आप सुनते होंगे अक्सर कंपनी का ऑडिट करवा रहे हैं जनाब, हम अपनी पार्टनरशिप जो बिज़नेस है उसका ऑडिट करवा रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है जनाब, वो यही चीज़ होती है, आपके जो पिछली अकाउंटिंग एंट्रीज़ है उनको चेक किया जाता है, आपको बताया जाता है कि जनाब आपसे यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो अगर ना बराबर है तो ये वजह है, अदरवाइज़ आपकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद आपको मेरे आज के लेक्चर की समझ आई होगी। और एक बार जाते जाते मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट की, किसी आर्टिकल की, किसी एक वर्ड की ही समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स पे मुझसे क्वेश्चनिंग ज़रूर किया करें। आई एम अवेलेबल एवरी टाइम टू रिस्पॉन्ड यू एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।